हेलो एवरीवन। तो आज हमें स्टार्ट करना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो पैदा होने के बाद हम गेन करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक है और मेमोरी बेस्ड है, मतलब जो भी एनकाउंटर पैदा होने के बाद हम एंटीजन के साथ करते हैं उसकी मेमोरी हमारी बॉडी में रहती है। जब भी हम किसी पैथोजन को पहली बार कांटेक्ट में आते हैं, एक अच्छा टर्म रहेगा, एंटीजन के किसी भी एंटीजन के अगर मैं पहली बार कांटेक्ट में हम आते हैं तो जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो जनरली लो इंटेंसिटी का होता है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। अगर सेम पैथोजन सेम एंटीजन के हम दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हैं तो अब जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पहला एनकाउंटर हो चुका था उसकी मेमोरी है। तो इसीलिए इस टाइप के रिस्पॉन्स को हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। इस टाइप की इम्यूनिटी में, यानी कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसके अंदर बी और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं। इसके बेसिस पे हमारी बॉडी के पास दो टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। एक होती है ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स यानी कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ना, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो किस टाइप से काम करती है? तो एक पैथोजन होता है, उस पैथोजन के कांटेक्ट में हमारे बी लिम्फोसाइट आते हैं। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं। उसमें से कुछ सेल जो है वो डिवाइड और डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल बना देते हैं जो कि एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। लेकिन ये प्लाज्मा सेल जो है वो आगे जाके और डिवाइड नहीं होते, लेकिन एक सेल जो है वो मेमोरी सेल बन जाते हैं। और मेमोरी सेल क्या करता है? ये जो एनकाउंटर हुआ उसकी मेमोरी बना के रखते हैं, ताकि अगर दोबारा से वही सेम पैथोजन कांटेक्ट में आता है तब ये मेमोरी सेल डिवाइड कर जाएंगे और बहुत जल्दी ही प्लाज्मा सेल बना के प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना देंगे। तो इसीलिए इस टाइम पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स आएगा। एंटीजन किसे बोलते हैं? तो जिसकी वजह से एंटीबॉडी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन यानी कि एंटीबॉडी जनरेटिंग। व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, मतलब जब भी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तब ये एंटीबॉडी बनवाएगा। जनरली जो एंटीजन्स होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। मेनली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जो कि हमें बैक्टीरिया और वायरसेस के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो एंटीजन हो वो माइक्रोब्स के पार्ट ही हो या खुद माइक्रोब्स हो। ये और चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन्स हो गए, कुछ केमिकल्स हो गए। ठीक है। एंटीबॉडी एंटीबॉडी जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, वो बेसिकली 4 पेप्टाइड चेन की बनी होती है। इसके अंदर 2 हैवी चेन होती है जो कि लॉन्ग होती है, 2 लाइट चेन होती है जो कि शॉर्ट होती है। जो हैवी और लॉन्ग चेन, ठीक है, उसका सिंबल है एच, और जो लाइट जो कि शॉर्ट है उसका सिंबल है एल। ऐसी 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं H2L2। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 50,000 डाल्टन और जो लाइट है उसका है 25,000 डाल्टन। अभी हमारी जो एंटीबॉडी है उस एंटीबॉडी के ऊपर ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये इतना जो पार्ट है, इतने पार्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। ये जो मैंने ब्लैक से डिनोट किया ये है वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करते हैं। एंटीजन का जो पार्ट बाइंड करता है उसको हम बोलते हैं एपिटोप, और ये जहाँ पे बाइंड करता है जो कि हमारे एंटीबॉडी का पार्ट है उसको हम बोलते हैं पैराटोप। तो ये हमने लिखा है कि पैराटोप जिसके ऊपर एंटीजन आके बाइंड करता है। यहाँ पे कितने पैराटोप आपको दिख रहा है? 2, क्योंकि एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है। तो एक वेरिएबल रीजन किसका बना हुआ है? तो एक वेरिएबल रीजन जो है वो बना हुआ है एक लाइट चेन और एक हैवी चेन से। ठीक है। हैवी चेन कौन सी है? तो ये पूरी की पूरी जो है ये पूरी की पूरी हैवी चेन है और ये पूरी की पूरी लाइट चेन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आते हैं कि इसके अंदर कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर हमें ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंदर कितने इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं? तो 12 इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। कैसा पता चला हमें?
तो ये जो दो हैवी चेन्स है, इन दो हैवी चेन्स को जोड़ने के लिए हमारे पास दो इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एक हैवी और एक को जोड़ने के लिए एक इंटर डाइसल्फाइड, और एक हैवी और एक को लाइट को जोड़ने के लिए एक इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो मतलब इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो है हमारे पास 4। तो बचे जितने वो सारे के सारे इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, और इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो 12 इन नंबर है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपको आप पूछ सकते हैं, जैसे कि एक हैवी चेन के अंदर कितना इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एक हैवी चेन के अंदर 4 इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एक लाइट के अंदर कितना है, एक लाइट के अंदर 2 है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आएगा, क्या कहेगा कि जो एंटीजन बाइंड करता है वो किस साइड पे बाइंड करता है, तो वो एंड टर्मिनल पे बाइंड करता है। यहाँ पे आपको लिखा है एंड टर्मिनल और सी टर्मिनल। एंटीबॉडी जो है वो नेचर में कैसी है, तो ये आपका बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये हमने बोल दिया कि पैराटोप, पैराटोप क्या है, वेरिएबल रीजन है जिसके अंदर लाइट चेन और हेवी चेन दोनों आता है। पैराटोप के ऊपर एंटीजन का एपिटोप आके बाइंड करता है। पैराटोप जो है वो फैब रीजन का पार्ट है, फैब यानी कि फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। एपिटोप एंटीजेनिक डिटरमिन है, एक एंटीजन के पास काफ़ी डिफरेंट एपिटोप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हमने इंटर की बात कर ली कि जो टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड है मोनोमर के अंदर वो है 16, लेकिन इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो है 12, और इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो है 4। एंटीबॉडीज जो है वो डिटरमाइन होते हैं उनके FC रीजन से, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल। तो ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये वाला रीजन और यहाँ पे ये पूरा रीजन है ना, ये कैसा है, FC रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन है, ये चेंज नहीं होता है। इसी के बेसिस पे हमने एंटीबॉडी को 5 टाइप में डिवाइड किया। हम इसको याद रखते हैं गामड़े से, GAMDE, गामड़े, ठीक है। तो IgG है, IgA है, IgM है, IgD और IgE है। सबसे ज़्यादा अबेंडेंट है IgG, जो कि प्रेजेंटा को क्रॉस भी कर सकती है। ये मोनोमेरिक एंटीबॉडी है, इसीलिए इसके 2 पैराटोप है। IgA जो कि डायमेरिक एंटीबॉडी है, अगर डायमेरिक है तो इसके 4 पैराटोप है, ये कोलोस्ट्रम के अंदर पाई जाती है। IgM ये पेंटामेरिक है, इसके 10 पैराटोप है, और प्राइमरी रिस्पॉन्स के दौरान सबसे पहले यही एंटीबॉडी है वो बनती है। IgE जो है ये एलर्जी के टाइम पे बनती है। तो यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट कौन सी है, कोलोस्ट्रम में कौन सी है, और एलर्जी के टाइम पे कौन सी मिलती है। सबसे बड़ी कौन सी है, पेंटामेरिक, तो IgM, ठीक है, वो पहले एक्टिवेट होने वाली भी है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो हमें प्रोवाइड होती है T लिम्फोसाइट से। T लिम्फोसाइट्स जो है वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाते, वो सिर्फ और सिर्फ जो B सेल्स है उनको एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। स्पेसिफिक बात करें कि ये जो हमने पर्टिकुलर फंक्शन बोला कि B सेल को एंटीबॉडी बनवाने में हेल्प करना, ये स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो T हेल्पर सेल करते हैं। ये B सेल को बोलते हैं कि आप एंटीबॉडी बनाओ, और साइटोटॉक्सिक T सेल को ये जाके इत्तला करते हैं कि नॉन सेल्फ को आप मार डालो, ठीक है, मतलब जो नॉन सेल्फ सेल है, मतलब जो हमारे सेल नहीं है बेसिकली, उसको आप मार डालो। साइटोटॉक्सिक T सेल्स जो है, जिसको हम किलर T सेल भी बोलते हैं, ये परफोरिन सिक्रेट करते हैं और पैथोजन को मारने का काम करते हैं। इसके अलावा एक होते हैं सप्रेसर T सेल्स। सप्रेसर T सेल जो है वो T हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक T सेल को रोकने का काम करते हैं, ताकि जो सप्रेसर T सेल्स है वो खुद ही के सेल्स को, बॉडी के खुद के सेल को अफेक्ट ना कर पाए। मेमोरी T सेल्स जो है ये एक्टिवेट होते हैं, मेमोरी बनाते हैं, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के दौरान ये हमें काम में आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ग्राफ्ट रिजेक्शन का। ग्राफ्ट क्या हो सकता है, तो हार्ट हो सकते हैं, किडनी हो सकते हैं, आइज हो सकते हैं, लीवर्स हो सकते हैं। जब ये सेटिस्फैक्टरीली काम नहीं कर पाते तब इनका ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। तो ये जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है इसी को ही हम ग्राफ्ट बोलते हैं। और ग्राफ्ट जो है वो ऐसे ही किसी भी सोर्स से या किसी भी इंसान से नहीं लिया जाता। ग्राफ्ट जो है वो जनरली बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करती, क्यों, क्योंकि बॉडी के पास कैपेसिटी होती है सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने की, और ये जो कैपेसिटी है वो आती है CMI से, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से, मतलब जो T लिम्फोसाइट है उसकी वजह से हमें ये एबिलिटी आती है। अभी ये जो CMI है यही मेन रीज़न है हमारे ग्राफ्ट रिजेक्शन का। मतलब सपोज मेरी एक किडनी फेल हो चुकी है, सपोज दोनों किडनी फेल हो चुकी है, और मैं ग्राफ्ट डलवाने जाता हूँ, तो
मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो पहचान लेगी। क्या पहचानेगी? कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो हमारा नहीं है, किसी और का है। कैसे पहचाना? तो हर एक टिश्यू के ऊपर कुछ सर्टन एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं MHC, मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि 6 नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। और हर किसी का ये जो MHC कॉम्प्लेक्स होता है वो अलग होता है। तो मैंने अगर किसी और की किडनी ली तो मेरी बॉडी पहचान जाएगी कि भाई ये जो है वो हमारा नहीं है, उसका MHC मैच नहीं हो रहा। हम इंसानों के अंदर MHC को बोलते हैं HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इसको बोलते हैं MHC को। तो मेरी बॉडी पहचान लेगी भाई ये किडनी हमारी नहीं है। हालांकि ये किडनी अगर मेरी बॉडी के अंदर लग जाएगी तो मेरे को फ़ायदा है, लेकिन बॉडी जो है उसको कोई और नहीं चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देगी उसको। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने पड़ेंगे। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेने पड़ेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर एग्जांपल क्या आता है? कॉर्टिसोल, ठीक है। तो इससे आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट किया है तो आप क्या दोगे? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या नॉन ऑफ द अबव, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे। आल्डोस्टेरॉन हो सकता है, कॉर्टिसोल हो सकता है, एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, और नॉन ऑफ द अबव हो सकता है, तो हम क्या देंगे? कॉर्टिसोल देंगे। इसके अलावा बॉटनी से कनेक्ट करके आपको पूछ सकते हैं कि भाई क्या दिया जाएगा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के अंदर, तो आप बोल सकते हो कि साइक्लोस्पोरिन दिया जा सकता है। और ये ड्रग कब तक लेनी पड़ेगी? लाइफ लॉन्ग हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को।